हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएच क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान के जो अध्याय 5 की हम चर्चा कर रहे 6 की जो चर्चा कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 7। अध्याय 7। अध्याय जो 7 होगा आपका वो होगा राज्य सरकार के बारे में, यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो आज हम केवल यही समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार क्या होती है। केंद्र सरकार के बारे में हमने पढ़ा, आज हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा कि होता क्या है। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपके सामने दो वस्तु पड़ी है, आपके सामने दो वस्तु रख दी जाती है इस तरीके से, एक ये वस्तु एक ये वस्तु। दिखने में दोनों समान है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम नहीं पहचान पाते हैं, और डिफरेंस यानी जो अंतर होता है वो नहीं पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो दो वस्तु अलग अलग दिखाई देती है, बल्कि होती वो एक ही है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पाठ नंबर 6 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? केंद्र सरकार। यहां नाम क्या है? यहां नाम है राज्य सरकार। देखो चेंज क्या हुआ है, यहां राज्य लिख दिया, वहां केंद्र लिख दिया, इतना ही चेंजिंग है। अब इसमें क्या होता है, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? सरकार। उसमें भी सरकार, इसमें भी सरकार। अब इसमें हमें अंतर देखना है, केवल अंतर देखना है। अगर आप दोनों की तुलना करके इसका अंतर निकाल लेंगे तो ये दोनों लेसन आपके लिए क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जिस बच्चे ने अध्याय नंबर 6 की स्टडी अच्छी तरीके से कर ली है, क्योंकि मैंने अध्याय नंबर 6 के सभी वीडियो हर पार्ट के जो डालने थे वो डाल दिए, उसकी स्टडी जिसने ढंग से कर ली है, वो अध्याय जिसके ढंग से समझ में आ गया है, उसके लिए ये अध्याय कुछ नहीं है। अगर आज का वीडियो देखेंगे आप, तो आप ये समझेंगे कि हमें ये अध्याय पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्याय नंबर 6 पर ही अध्याय नंबर 7 का आप अध्ययन कर सकते हैं, कल्पना के आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये चीज बताई जाएगी आज। तो चलो शुरू करते हैं बगैर देरी के। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य सरकार का। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता रहा था, कक्षा 10 की बची हुई एग्जाम है वो 29 जून को होने वाली है, इसलिए आप जरूर समय निकालकर स्टडी करें, और अब तो समय निकला हुआ ही समय है। तो चलो चर्चा करते हैं राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार की बात करें तो संविधान के अंदर, संविधान में अनुच्छेद, यानी हम इसमें देखेंगे कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, अनुच्छेद 152 से 237 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक आपको क्या मिलेगा? राज्य सरकार के बारे में उल्लेख मिलेगा। सबसे पहले तो हम देखें, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ के आए। यहां पर मैंने केंद्र सरकार के बारे में बता दिया, आज मैं बता रहा हूं राज्य सरकार के बारे में। यानी हमारे देश के अंदर कितनी सरकारें काम कर रही हैं? 3 सरकारें काम कर रही हैं। तो ऐसा क्या है कि 3 सरकारें हमारे देश में काम कर रही हैं? कई देशों में तो एक ही सरकार काम कर रही है, हमारे यहाँ 3-3 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 सरकारें कैसे, अदर देश में एक सरकार कैसे, ये सिस्टम क्या होता है? तो थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं समझने का आज का टॉपिक। तो होता क्या है दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली का प्रकार है, जैसे राजतंत्र, सैनिक तंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, ये
शासन व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग देशों की, उसमें से एक है लोकतंत्र, जो दुनिया में आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब देखो, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, यह शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो संघीय, दूसरा इसका नाम हम कह सकते हैं संघवाद, और इसको तीसरे नाम से जाना जाता है संघात्मक। एक पार्ट तो ये हो गया इसका, और एक पार्ट हो गया इसका एकात्मक। संघीय, संघात्मक या संघवाद, एक पार्ट तो ये हो गया इसका, और एक पार्ट हो गया ये। ठीक है, दो पार्ट हो गए। अब देखो होता क्या है, अगर आपने ये पार्ट अपनाया है, लोकतंत्र का आपने कौन सा रूप अपनाया, आपने लोकतंत्र का एकात्मक रूप अपनाया। कौन सा रूप अपनाया आपने? एकात्मक रूप। लोकतंत्र का आपने एकात्मक रूप अपनाया। तो देखो, एकात्मक जो लोकतंत्र होता है उसकी विशेषता क्या होती है? एकात्मक लोकतंत्र में शक्तियां विभाजित नहीं होती है, यानी इसमें शक्ति का क्या रहता है? इसमें शक्ति का केंद्रीकरण रहता है। शक्ति का केंद्र बिंदु क्या रहता है? इसमें एक ही रहता है। शक्तियां विभाजित नहीं होती है, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही होता है। किस तरीके से? ये आपका वृत्त है, और इस वृत्त में ये हो गया आपका शक्ति का केंद्र बिंदु एक। आगे बात समझ में? अब ये जो केंद्र बिंदु एक है, इसमें शक्ति का जो केंद्रीकरण है, ये शक्ति रहती किसके हाथ में? ये रहती है केंद्र सरकार के हाथ में। आगे बात समझ में? यानी ये एक राज्य है, इस राज्य में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई हमने? लोकतंत्र की एकात्मक रूप को अपनाया हमने। ठीक है, लोकतंत्र को एकात्मक रूप अपनाने के कारण इस राज्य के अंदर अब एक सरकार काम करेगी, ये सरकार काम करेगी एक ही, और ये सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालेगी। इसको कहते हैं एकात्मक लोकतंत्र। एकात्मक यानी एक ही सरकार के अंदर सभी शक्तियां क्या होती हैं? निहित होती हैं, वो होती है केंद्र सरकार। अब यहां है लोकतंत्र का दूसरा रूप, जिसका नाम है संघीय, संघवाद या संघात्मक। तो इसमें क्या होता है? इसमें अब आप समझ गए होंगे क्या होता है इसमें। इसके विपरीत होगा, इसमें शक्तियां विभाजित होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। शक्तियों का क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में? अब इसकी जो विशेषता है वो क्या होती है? ये एक आपका राज्य है, आपने इसमें लोकतंत्र तो अपना ही रखा है, लेकिन लोकतंत्र का रूप कौन सा अपनाया आपने? आपने अपनाया संघीय रूप, कुछ भी कह सकते हैं, संघीय, संघवाद, संघात्मक। तो इसकी विशेषता क्या होगी? इसकी विशेषता ये होगी कि सबसे पहले इसमें ये केंद्र राज्य होगी, केंद्र सरकार हो गई। अब क्या होता है? यहां क्या लिखा है मैंने? शक्तियां विभाजित होती हैं कि विकेंद्रीकरण, यानी इससे केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं उसका हम विभाजन करेंगे। विभाजन करेंगे किसमें? हम करेंगे इस तरीके से छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे राज्यों में इस तरीके से हम इस शक्तियों का विभाजन करेंगे। आगे बात सुन। अब देखो, ये केंद्र सरकार आपके पास है, इसके पास जो शक्तियां हैं वो हम इस तरीके से इन राज्य सरकारों में क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। ये करती, यानी संघीय या संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, यानी शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। तो हमारा जो देश का संविधान है, हमारे देश के संविधान में शासन व्यवस्था कौन सी है?
अधिनायक तंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है? आपका जवाब चाहूंगा। आपका जवाब, हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वो है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का हमने कौन सा रूप अपना रखा है वर्तमान में हमारे देश में? एकात्मक या संघात्मक है? हमने अपना रखा है संघात्मक। संघात्मक अपना लिया हमने। तो संघात्मक में क्या होगा? शक्तियों का विभाजन, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है, तो केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी काम करेगी। अब बात रही स्थानीय सरकार की, तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। तो अब आप नीचे इसके भी शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो राज्य बनाए थे, इन राज्यों के नीचे हमने स्थानीय व्यवस्था और कर दी। हमने स्थानीय व्यवस्था, आगे बात समझ में, इस तरीके से इसमें जो निचली जो स्तरीय प्रणाली है उसको हमने स्थानीय में चेंज कर दिया, यानी लोकल बॉडी में हमने इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो यहां पर कितने प्रकार की सरकारें हो गई? अब 3। ये बीच वाली केंद्र, ये हो गई राज्य, और राज्य के नीचे वाली हो गई स्थानीय। ठीक है, अब इसमें और इसमें यही अंतर है, ये शक्ति विभाजन पर आधारित नहीं है और ये शक्ति विभाजन पर आधारित है। अब हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको यह समझने को मिलेगा कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं उसमें फर्क क्या होता है। कोई फर्क नहीं है। आपने पिछला अगर अध्याय अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो आगे कैसे हम तैयार करते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए हम बनाएंगे 2 पार्ट। कितने पार्ट बनाएंगे? 2 पार्ट बनाएंगे। ये बना लिए हमने 2 पार्ट। ये ले ली हमने केंद्र सरकार, और ये ले लिए हमने केंद्र सरकार के 3 अंग। केंद्र सरकार के 3 अंग ले लिए। पहला ले लिया व्यवस्था पिका, दूसरा ले लिया कार्य पालिका, तीसरा ले लिया न्यायपालिका। अब इधर हम करते हैं राज्य सरकार। ये ले लिए राज्य सरकार के हमने 3 पार्ट। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो आपने अध्याय 6 में पढ़ ली, उसके तो ये 3 अंग होते हैं। अब आप राज्य सरकार के 3 अंगों के नाम बताओ। यहां आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार केंद्र के तो 3 अंग हो गए, व्यवस्था, कार्य, न्यायपालिका, इस राज्य के 3 अंग कौन से होंगे? तो देखो यहां ये कंफ्यूज आपका मैं दूर करता हूं। एक छोटा सा डायग्राम, आपको आनंद आएगा इस डायग्राम में। देखो यहां पर मैं 2 व्यक्तियों के चित्र बना रहा हूं, ठीक है ना? इस तरीके से मान लीजिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया आपका इधर, ठीक है? ये 2 चित्र हो गए। कितने गजब के बने, आप ही नहीं है ऐसे तो देखिए, ठीक है ना? ये 2 चित्र हो गए। क्या बात है, कहीं पर भी रख दो ले जाके, आप चर्चा में आ जाएंगे तुरंत ही, मीडियम,
ठीक है ना। अब देखो ये जो बंदा है इसकी आयु इसकी आयु इसकी आयु है 40 वर्ष, और ये है इसकी आयु क्या है, इसकी आयु है 15 वर्ष। दोनों पुरुष हैं, ये भी पुरुष है और ये भी क्या है, पुरुष है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंगों में कोई डिफरेंस है क्या? ये बड़ा है, ये बंदा 40 वर्ष का है, ये बंदा 15 वर्ष का है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसके अंगों में डिफरेंस बताओ मुझे, इसके अंगों में अंतर क्या है ये बताओ, क्या अंतर है इसके अंगों में? इसके 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके 2 पैर हैं, इसके भी 2 पैर हैं। हाँ, अंतर ये तो छोड़ ही दिया, सामने पड़ा है, आपको दिख जाते हैं अंतर। इसके ये कान, इसके भी कान, इसके 2 आंख, इसके भी 2 आंख, और इसके मुंह है, इसके भी बना दिया मैंने, कोई अंतर नहीं है। आप अपने में देख लीजिए, आप हैं, आपकी एज होगी 13-14 साल, आपके पापा जी हैं, दादाजी हैं, उनके आप 40 साल, 35 साल, 30 साल, 50, 60 साल, देख लीजिए, कोई अंतर है क्या अंगों में? बड़ा है, छोटा है, लेकिन अंगों में कोई अंतर बताओ, कोई अंतर नहीं है। तो यहां आप कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ी सरकार है, इसके तो 3 अंग ये है, ये छोटी सरकार है, इसके अंग क्या होंगे? अरे छोटे बड्डे का मतलब क्या है इसमें? ये दोनों पुरुष हैं, दोनों क्या, ये पुरुष हैं, मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये दोनों पुरुष हैं, और पुरुष होने के कारण इसके अंगों में कोई क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंग क्या है, सेम है। ये दोनों सरकार है, चाहे बड़ी हो या छोटी। चलो ये केंद्र है, ये राज्य है, इसमें हमने रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया मोहन है, और इसका हमने रख दिया सोहन है। तो मोहन सोहन रखने से इसके अंगों में अंतर थोड़ी आएगा। तो यहां इसका नाम केंद्र रख दिया, इसका नाम राज्य रख दिया, तो केंद्र राज्य रखने से अंगों में अंतर नहीं आता है। यहां मोहन सोहन रख दिया, अंगों में अंतर नहीं है। मोहन के 2 हाथ, यहां सोहन रख दिया तो 4, फिर मोहन कौन रखेगा? सोहन ही रखेंगे, 4-4 हाथों से फिरेंगे, फिर ये थोड़ी होता है। 2 रिजरों में सोहन नाम रखो, 2 रिजरों में हाथ लो और घूमो गांव में, ये नहीं होता है। ये देखिए आप, मोहन सोहन है दोनों पुरुष, पुरुष है तो अंग समान है दोनों सरकार, सरकार है तो अंग समान है। अब एक चीज और, अंगों के काम भी समान होते हैं। मोहन हाथ से, कान से, आंख से जो काम करेगा वो ही सोहन करेगा, मतलब व्यवस्थापिका काम करेगी यहां पर, वही काम यहां पर करेगी। तो सेम चीज है, यहां आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि केंद्र सरकार हो तो बडूड़ी है, दिल्ली वाली तो केवल के करसी सो मोहन नो करसी, जो सोहन नो करसी, सोहन नो करसी, जो मोहन नो करसी, केंद्र करसी, जो राज्य करसी, राज्य करसी, जो केंद्र करसी, कोई डिफरेंस को नहीं आता। ठीक है, वो एक आपने समझाने को तरीको है, वो एक आपने डायग्राम के माध्यम ताने समझाने को तरीको है। अब ताने राज्य तो की बनी, आपने तो 0 हो रही है। चलो तो अब दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से हम करते हैं अध्ययन। ये इसका पहला अंग व्यवस्थापिका, ये इसका दूसरा अंग कार्यपालिका, ये इसका तीसरा अंग है, वो है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, तो तीनों के काम देख लो। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। इसका काम क्या है? कानूनों को लागू करना। और इसका काम क्या है? इस कानूनों का प्रयोग करना या रक्षा करना। अब ते समझ गया होगा का को के काम उसी तीनों को वही काम उसी समझ में आ गई। सोमन का जो ओ अंग काम कर रहे भी कोई मोन को ओ अंग काम करसी, तो इको काम क्यों हो गयो? इको काम हो गयो कानून निर्माण।
इको क्या हो गयो, कानून लागू करनो। और इको क्या हो गयो, इको काम हो गयो न्याय करनी, या बाद में कानूना की रक्षा करनी। ठीक है, अब आज्ञा और आपा देखा, तो चलो इधर से करेंगे हम तुलना, आपको पता लग जाएगा कि कुछ ही नहीं है, सेम है दोनों। अब देखो, इस व्यवस्थापिका को हमारे देश में क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका को हमारे देश में कहते हैं संसद। पहले मैं बता चुका हूं ये, ठीक है। व्यवस्थापिका को हमारे देश में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो संसद है ये कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से। इसमें एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्य सभा, एक है आपका राष्ट्रपति, जिसको हम कहते हैं अभिनंदन। ठीक है, यहां पर आ जाओ, इस व्यवस्थापिका से निकल के यहां जाओ। अब देखो, ये व्यवस्थापिका है जो राज्य वाली व्यवस्थापिका है, इसका नाम भी यहां पर चेंज होगा, क्योंकि व्यवस्थापिका दोनों मिल जाती हैं, तो इसका नाम हमने चेंज कर रखा है। यहां व्यवस्थापिका केंद्र वाली व्यवस्थापिका है, वो है संसद। तो राज्य वाली व्यवस्थापिका का नाम क्या है? राज्य वाली व्यवस्थापिका का नाम है विधान मंडल। ठीक है, यहां ये कितने अंगों से बनी? 3 से। तो ये कितने से बनेगी? 3 से। इसका नाम हो जाएगा विधान सभा, इसका नाम हो जाएगा विधान परिषद, और इसका नाम हो जाएगा यहां पर राज्यपाल। ये हो जाएगा आपका अभिन्न अंग। ठीक है, अब इसको हम संक्षिप्त में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, याद रखना एल और आर, ये तो कॉमन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको हमें संक्षिप्त में लेते हैं विधान सभा वीएस, विधान परिषद वीपी, और ये हो जाएगा आर। संक्षिप्त में बार बार लिखना नहीं पड़े इसलिए लेते हैं। संसद, इसको हमने कह दिया विधानमंडल। क्या दिक्कत है? व्यवस्थापिका है, ताने तो कहना दौड़ियो कालियो पीड़ियो लालियो कहीं नहीं, घर क्यों काम है, स्कूल में क्यों काम, अजय सिंह, विजय सिंह, फलान सिंह, ढेकर सिंह, घर पर दौड़िया गालिया पीड़िया, सब ये चलता है। व्यवस्थापिका, केंद्र वाली व्यवस्थापिका को हमने क्या नाम दिया? संसद। और राज्य वाली व्यवस्थापिका को हमने क्या नाम दिया? विधानमंडल नाम दिया। ठीक है, अब इस संसद के कितने 1 2 3 अंग है, और इस विधानमंडल के कितने अंग है? 1 2 3। अब ये चीज है यहां पर। अब एक मैं आपको चीज बताऊं, देखो ये क्या है? एल। ये आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, या बाद में समझेंगे, इसको डायग्राम को देखने रहो। अब देखो, इसकी बात करें, कॉमन चीज है, सब कॉमन चीज है। देखो इसके अंदर जो सदस्य संख्या होती है, देखो सदस्य संख्या आपको अलग अलग मिलेगी। ये देश के लिए काम करती है, ये ओनली स्टेट के लिए, ओनली फॉर स्टेट। तो इसकी सदस्य संख्या में, इसकी सदस्य संख्या में डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि राज्य के लिए और देश के लिए जो काम करती है उसकी सदस्य संख्या कम ज्यादा होती है। तो सदस्य संख्या तो अलग अलग होगी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्वाचन होता है प्रत्येक से जनता द्वारा। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल है 5 वर्ष। योग्यताएं, देखो योग्यताएं सब सेम ही रहती है। भारत का नागरिक और मतदाता सूची में नाम और पागल दिवालिया घोषित ना और सरकार के पद पर ना और, ये तो सेम है। ये तो सरपंच से लेके पंच से लेके राष्ट्रपति तक सेम होती है। जो अलग होती है ना, वो एक योग्यता अलग होती है, वो होती है न्यूनतम आयु की। बाकी 4 योग्यता सब में सेम होती है। सुन लो ध्यान से,
भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया घोषित ना हो। ये 4 सेम है। बाकी न्यूनतम आयु इसकी है 25 वर्ष। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अधिवेशन, ठीक है। ये हो गई लोकसभा की बात। अब इधर आ जाओ, अब इससे विधानसभा की बात करें। पहला क्या हो जाएगा, निर्वाचन। उसमें निर्वाचन कैसे होता है, जनता द्वारा। तो इसमें भी निर्वाचन है जनता द्वारा, सेम। उसका कार्यकाल, यहां जो दूसरा पॉइंट है, कार्यकाल उसका कितना है, 5 है। तो इसका भी कितना होगा, 5 वर्ष। उसमें आ जाओ योग्यता। योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी ली हमने, 25। इसमें भी 25। पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अधिवेशन 2, तो इसमें भी अधिवेशन है 2, सेम चीज है। यानी एल किसके बराबर है, एल वीएस के बराबर है। एल किसके बराबर है, वीएस। यानी एल है वो वीएस के समान है। जो एल का होगा वो वीएस का होगा। जो काम एल करेगा वो वीएस करेगा। जो काम यहां आर करेगा वो वीपी करेगा। यानी जो लोकसभा करेगा वो विधानसभा, जो राज्यसभा करेगा वो विधान परिषद करेगा, जो राष्ट्रपति करता है वो राज्यपाल करता है। सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब बताओ समझ में के को नहीं। उदाहरण बताओ, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष। तो इसकी कितनी होती है, 35 वर्ष। आगे बात समझ। अब कार्यपालिका की बात करें तो यहां इस कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, इस कार्यपालिका में कौन शामिल होता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 मंत्री परिषद, नंबर 4 महान्यायवादी। आ जाओ इधर कार्यपालिका में, आ जाओ इधर, आ जाओ कार्यपालिका में। पहला राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बराबर हो जाएगा राज्यपाल। दूसरा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बराबर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। और तीसरा मंत्री परिषद, तो यहां पर भी मंत्री परिषद। चौथा महान्यायवादी, तो यहां भी महान्यायवादी। सेम है। जो राष्ट्रपति का काम होगा वो राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का होगा वो मुख्यमंत्री का, मंत्री परिषद का होगा वो मंत्री, महान्यायवादी महान्यायवादी। डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। जो ये तैयार कर लिया उसके लिए वो बराबर है। यहां न्यायपालिका की बात करें तो यहां आ जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो यहां आ जाएगा आपका उच्च न्यायालय। क्या आ जाएगा, उच्च न्यायालय। तो सेम चीज है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। आप इसको देख के और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हैं, नोटिस से कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं ताकि आपके पूरा समझ में आ जाए। ये देखो, संसद बराबर विधानमंडल। ठीक है। अब संसद के 3 अंग है, वो ले लो। लोकसभा बराबर है विधान सभा, राज्यसभा बराबर है विधान परिषद है, राष्ट्रपति बराबर है
राज्यपाल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी व्यवस्थापिका। अब हम बात करें कार्यपालिका की। राष्ट्रपति बराबर है राज्यपाल, प्रधानमंत्री बराबर है मुख्यमंत्री, और ये हो गई अपनी मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद। और ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय, और ये हो गया आपका उच्च न्यायालय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो काम संसद का वो काम है विधानमंडल का, जो काम लोकसभा का वो विधानसभा का, जो राज्यसभा का वो विधान परिषद का, जो राष्ट्रपति का वो राज्यपाल का, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री का वो मुख्यमंत्री का काम है, जो मंत्री परिषद का वो इधर मंत्री परिषद का है। ये हो सकता है कि केंद्र वाली है, ये केंद्र है और ये राज्य है, तो ये जरूर हो सकता है कि केंद्र का स्तर यानी दायरा थोड़ा बड़ा होता है, तो केंद्र के कार्य थोड़े ज्यादा हो सकते हैं और राज्य के कार्य थोड़े कम हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि राज्य सरकार होती क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको ये प्रयास पसंद आ रहे हैं, तो आप YouTube चैनल पे जाके और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।